स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव। न्यूज 222 लेकर आए हैं हम अगले 22 मिनट में 222 बड़ी खबरें। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करेंगे। मोदी कैबिनेट में नए मंत्रियों की भर्ती के साथ ही पुराने मंत्रियों के विभागों में अहम बदलाव किए गए हैं। कैबिनेट में नए आए गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्रालय दिया गया है। इससे पहले ये विभाग वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास था। जेटली के पास वित्त, कंपनी मामले और सूचना प्रसारण मंत्रालय रखा गया है। पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय देख रहे प्रकाश जावड़ेकर के पास अब पर्यावरण मंत्रालय रह गया है। अभी तक टेलीकॉम व कानून मंत्रालय देख रहे रविशंकर प्रसाद अब सिर्फ टेलीकॉम देखेंगे। रविशंकर प्रसाद से कानून मंत्रालय लेकर सदानंद गौड़ा को दे दिया गया है। सदानंद गौड़ा से रेल मंत्रालय लेकर नए भर्ती हुए सुरेश प्रभु को थाम दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को अब साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर नए मंत्री बने जेपी नड्डा को दिया गया है। नितिन गडकरी अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट और शिपिंग मंत्री ही रहेंगे। उनसे ग्रामीण मंत्रालय ले लिया गया है। गडकरी से ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह को दे दिया गया है। इसके अलावा राजीव प्रताप रूडी को स्किल डेवलपमेंट का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। तेलंगाना से सांसद बंडारू दत्तात्रेय को श्रम और रोजगार मंत्री बनाया गया। नोएडा से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य का राज्य मंत्री बनाया गया। बिहार के पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव को जल और स्वच्छता मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। हरिभाई चौधरी को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है तो मोहन कुंडरिया को कृषि मंत्री बनाया गया है, कृषि राज्य मंत्री। बिहार के नवादा से फायरब्रांड सांसद गिरिराज सिंह को माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज का राज्य मंत्री बनाया गया है। हंसराज अहीर को केमिकल एंड फर्टिलाइजर तो सांवरलाल जाट को जल संसाधन का राज्य मंत्री बनाया गया है। राजस्थान के अजमेर से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद और मशहूर गायक बाबुल सुप्रियो को शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को मानव संसाधन विकास और साध्वी निरंजन ज्योति को खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री बनाया गया। जयंत सिन्हा को वित्त और विजय सांपला को सोशल जस्टिस का राज्य मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद सुरेश प्रभु अटल बिहारी वाजपेयी से आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचे। मोदी मंत्रिमंडल के पहले विस्तार पर दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में ढोल बाजे के साथ जश्न मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाच गाने और आतिशबाजी के साथ खुशियां मनाई। जेपी नड्डा को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर दिल्ली में उनके आवास पर जमकर नाच गाना हुआ। जेपी नड्डा खुद हिमाचली धुन पर थिरकते दिखाई दिए। जेपी नड्डा के परिजनों ने भी खूब जश्न मनाया। उनकी पत्नी ने कहा कि नड्डा संगठन की तरह सरकार में भी मेहनत से काम करेंगे। राजीव प्रताप रूडी को मंत्री बनाए जाने पर उनकी पत्नी और बेटियों ने खुशी जाहिर की। रूडी की पत्नी ने कहा कि अब उन्हें पीएम के हर टास्क को पूरा करना होगा। राज्य मंत्री बनाए गए रामकृपाल यादव के परिवार में भी खुशी की लहर है। रामकृपाल के बेटे ने कहा कि मोदी सरकार में पिता का मंत्री होना गर्व की बात है। चौधरी बीरेंद्र सिंह को मंत्री बनाए जाने पर दिल्ली में उनके घर पर समर्थकों ने जश्न मनाया। दिल्ली में हंसराज अहीर के घर के बाहर उनके समर्थकों ने उन्हें राज्य मंत्री बनाए जाने पर जश्न मनाया। हंसराज अहीर के समर्थक ढोल की थाप पर जमकर नाचे। मुख्तार अब्बास नकवी के मंत्री बनाए जाने पर इलाहाबाद में उनके समर्थकों ने जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजी की। आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने सांसद रामशंकर कठेरिया को मंत्री पद की शपथ लेते टीवी पर देखा और फिर नाच गाकर जश्न मनाया। पटना में गिरिराज समर्थकों ने उन्हें राज्य मंत्री बनाए जाने पर जश्न मनाया। गिरिराज के घर के बाहर समर्थकों ने आतिशबाजी की। रविवार को शामिल किए गए 21 मंत्रियों के बाद केंद्रीय कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 45 से बढ़कर 66 हो गई। केंद्रीय कैबिनेट में प्रधानमंत्री समेत 27 कैबिनेट मंत्री, 13 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 26 राज्य मंत्री। विस्तार और फेरबदल के बाद केंद्रीय कैबिनेट की आज शाम 5:30 बजे पहली बैठक है। केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए पर्चा भरेंगे। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। यूपी से बीजेपी राज्यसभा के लिए सिर्फ एक ही सांसद भेज सकती है। वहीं बीजेपी और शिवसेना के बीच फंसे पेच के बीच महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। आज राज्यपाल सी विद्यासागर राव राजभवन में जीव पांडु गावित को विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष की शपथ दिलाएंगे।
विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी और पहले 2 दिन 13वीं विधानसभा के सदस्य शपथ लेंगे। 12 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसके बाद फडणवीस विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास कुल 122 विधायक है, जबकि बहुमत के लिए 145 चाहिए। एनसीपी ने बीजेपी को बाहर से समर्थन का ऐलान किया है। बीजेपी और शिवसेना के बीच पेंच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र के चलते रविवार को शिवसेना सांसद ने रविवार को शपथ नहीं ली। रविवार को हुई बैठक के बाद शिवसेना ने बीजेपी को विपक्ष में बैठने की धमकी दी है। शिवसेना सुप्रीमो ने साफ साफ कहा, अगर बीजेपी एनसीपी से समर्थन लेती है तो पार्टी विपक्ष में बैठेगी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को फैसला लेने के लिए 2 दिन का वक्त और दिया है। बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए उद्धव ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायक दल का नेता बना दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के मुद्दे पर ठाकरे ने कहा कि जब तक महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हम केंद्र में क्यों जाएं। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ने यह भी माना कि उन्होंने ही अनिल देसाई को दिल्ली से वापस बुलाया। सुरेश प्रभु के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनका बीजेपी में जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा के लिए उद्धव ने आज शाखा प्रमुखों, विधायकों और पार्षदों की बैठक बुलाई। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की करीब 39 साल पहले हुई हत्या के मामले में आज फैसला आ सकता है। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की 2 जनवरी 1975 को बम विस्फोट में मौत हो गई थी। बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर एक समारोह के दौरान बम विस्फोट हुआ था। दिल्ली की एक अदालत ने 12 सितंबर को सनसनीखेज हत्याकांड के मुकदमे की सुनवाई पूरी कर ली थी। सीबीआई और 4 आरोपियों के वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसले के लिए आज की तारीख तय की गई थी। इस हत्याकांड में आनंद मार्ग समूह के 4 सदस्यों और एक वकील समेत 5 लोगों पर आरोप था, मगर एक की मौत हो गई। दिल्ली की एक विशेष अदालत 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले से जुड़े मामले में आज अंतिम बहस शुरू कर सकती है। इस मामले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी के अलावा 15 और आरोपी हैं। विशेष सीबीआई अदालत में बचाव पक्ष के बयान 10 सितंबर को दर्ज हुए थे और आखिरी जेरह के लिए आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले 2 भाइयों ने उसकी 1.5 माह की बच्ची को मारने की धमकी देकर उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी फरार है। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है। घायल का दिल्ली के RML अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में 70 साल के बुजुर्ग की उसके घर में गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बदमाश 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। हालांकि इस दौरान मृतक की बेटी ने उन्हें देख लिया। बदमाशों की संख्या 2 बताई जा रही है, जिनमें से एक को लड़की पहचानती है। पुलिस लड़की से पूछताछ कर आरोपी की तलाश में जुटी है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक महिला ने चलती DTC बस में बच्चे को जन्म दिया। महिला की हालत गंभीर देखते हुए बस ड्राइवर ने रूट बदलकर अस्पताल के पास बस रोक दी। महिला और बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों फिलहाल स्वस्थ हैं। दिल्ली के तिलक विहार इलाके में चोरों ने एक केमिस्ट शॉप में लाखों रुपए की चोरी कर ली। शॉप से वो कैश, 4 कीमती मोबाइल लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात को रात तकरीबन 3 बजे अंजाम दिया गया। 4 की संख्या में आए चोरों ने पहले दुकान का ताला तोड़ा और फिर जहां जो कीमती सामान मिला लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। झारखंड के रामगढ़ में 6 बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप से तकरीबन 2 करोड़ के जेवरात लूट लिए। दुकान में पहले एक बदमाश ग्राहक बनकर दाखिल हुआ, फिर एक कर बाकी 5 बदमाश भी दुकान के अंदर घुस गए। अचानक एक बदमाश ने दुकानदार पर बंदूक तान दी। इस दौरान बाकी बदमाश लूटपाट करने लगे। एक कर वो कीमती जेवरात बैग में डालने लगे। देखते ही देखते बदमाशों ने तकरीबन पूरी दुकान खाली कर दी। लूटपाट को अंजाम देने के बाद बदमाश गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूरत हवाई अड्डे पर हुए हादसे के बाद एयरपोर्ट प्रशासन इन दिनों मिशन बफेलो चला रहा है। मिशन बफेलो के तहत हेलीकॉप्टर से हवाई अड्डे क्षेत्र में मौजूद भैंसों को एक एक करके ढूंढा जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से 4 भैंसे मिले, लेकिन नगर निगम 2 को ही पकड़ पाया। भैंसों के अलावा इंडिया न्यूज ने सूरत हवाई अड्डे की सुरक्षा में कई खामियां पाई हैं। हवाई अड्डे के पीछे की दीवार पूरी तरह से टूट गई है।
दीवार की जगह पर तार लगाकर किसी तरह काम चलाया जा रहा है। और तलावे की सूरत हवाई अड्डे के रनवे पर एक विमान भैंसों से टकरा गया था। हादसे में 150 यात्री बाल बाल बचे थे। राजस्थान के राजसमंद में पंचायत के फरमान के तहत एक विवाहिता को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया गया। पंचायत ने पहले महिला को पीटा, उसके बाल काटे और फिर उसके चेहरे पर कालिख पोत दी। पीड़िता पर देवर की हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में एक बेकाबू BMW कार दूसरी कार को टक्कर मारते हुए डिवाइडर तोड़कर एक घर की दीवार से जा भिड़ी। हादसे में कार का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यूपी के कन्नौज में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक पर सवार 3 लोगों को रौंद डाला। इसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के फिरोजाबाद में 7 साल के बच्चे की सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बचा हाईवे पर एक तेज रफ्तार जीप की चपेट में आ गया था। यूपी के शामली में मानव रहित फाटक पर एक ट्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली को घसीटती हुई चली गई। ट्रेन ड्राइवर ने जैसे ही ट्रैक पर ट्रॉली को देखा, इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। गनीमत रही कि ट्रेन पटरी से नहीं उतरी। ट्रॉली ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बिहार के नालंदा में बस और बोलेरो के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में करीब 1.5 दर्जन लोग जख्मी हो गए। बस ड्राइवर ने एक स्कूटी को बचाने के चक्कर में गाड़ी बोलेरो से भिड़ा दी। हरियाणा के यमुनानगर में 3 लड़के यमुना नदी में बह गए। इनकी उम्र 12 से 16 साल थी। डांस क्लास खत्म होने के बाद तीनों यमुना नदी के पास गए थे। घर वालों के मुताबिक इससे पहले भी वो कभी यमुना नदी के पास नहीं गए थे। इस घटना से घर वाले सदमे में हैं। खोदाखोर उनकी तलाश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली। नालंदा में एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। कार्यक्रम के दौरान लोग कुर्सियां फेंकने और तोड़ने लगे। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार और सांसद कौशलेंद्र कुमार की मौजूदगी में लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। मौके पर मौजूद पुलिस को हालात पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने एक ऑटो चालक को जमकर पीटा। ऑन चेकिंग के दौरान ये ऑटो ड्राइवर पुलिस को गाड़ी के कागज दिखाने में आनाकानी कर रहा था। बहस के दौरान उसने पुलिस वालों को गाली दे दी। इसके बाद पुलिस वाले उस पर टूट पड़े। सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय मौत के मामले को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। याचिका दायर कर कोर्ट से वो ये मांग कर सकते हैं कि मामले की जांच अदालत की निगरानी में हो। दिल्ली के लीला होटल के उस कमरे से फिर सैंपल उठाए गए हैं जहां सुनंदा पुष्कर की लाश मिली थी। इस दौरान पुलिस, सीबीआई की CFSL टीम और सुनंदा का पोस्टमार्टम करने वाले एम्स के डॉक्टर पुलिस टीम के साथ थे। सूत्रों के मुताबिक डीसीपी प्रेमनाथ की देखरेख में पुलिस और फोरेंसिक टीम 2 दिन पहले कमरा नंबर 345 पहुंची थी। कमरे से तकिया, चादर और कारपेट के सैंपल के अलावा एक टूटा ग्लास ले जाया गया है। डीडी हाउसिंग स्कीम के ड्रॉ का ट्रायल आज किया जा रहा है। अगर ट्रायल आज कामयाब होता है तो मंगलवार को ड्रॉ निकल सकता है। आवास योजना 2014 के लिए डीडीए को 10 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। डीडीए ने पहली बार पूरे कार्यक्रम को यूट्यूब पर दिखाने की योजना बनाई है। हाउसिंग स्कीम में 25,000 से ज्यादा फ्लैट है जिनकी कीमत 7 लाख रुपए से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक है। अगले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अपने मौजूदा 5 विधायकों का पत्ता काटने वाली है। सूत्रों से खबर है कि पार्टी ने अंदरूनी सर्वे के आधार पर यह फैसला लिया। रोहड़ी से राजेश गर्ग, पटेल नगर से वीना आनंद, त्रिलोकपुरी से राजू धिंगान, सीमापुरी से धर्मेंद्र कोहली और तिमारपुर से हरीश खन्ना का टिकट कटेगा। सूत्रों की माने तो विधानसभा अध्यक्ष रहे MS धीर के नाम पर भी विचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक आम आदमी पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में अग्रवाल समाज के एक कार्यक्रम में आप नेता अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी सरकार के दौरान किए गए कामों का बखान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे।
मनोज तिवारी ने इस मौके पर दिल्ली के 2 गांवों को गोद लेने की घोषणा की। हालांकि उन्होंने कहा कि वो 12 नवंबर को इन गांवों के नाम का खुलासा करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सख्त भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की बात कही है। दिल्ली में इंडिया ग्लोबल फोरम में जेटली ने कहा कि अधिग्रहण कानून में बदलाव किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि लंबे समय से अटका इंश्योरेंस बिल शीतकालीन सत्र में पारित हो जाएगा। दरअसल सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49% कर दी है। एआईएमआईएम ने पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे की बेटी और कांग्रेस विधायक प्रणीति शिंदे को नोटिस भेजा है। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने माफी नहीं मांगने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रणीति शिंदे ने कुछ दिनों पहले एआईएमआईएम को विभाजनकारी पार्टी बताते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। प्रणीति के इस बयान पर ओवैसी ने तब मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी भी दी थी। गुजरात में कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया को जान से मारने की धमकी मिली है। खबरों के मुताबिक उन्हें किसी विदेशी फोन नंबर से धमकी भरा फोन आया। गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले धन को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा, मोदी के काला धन वापस लाने के वायदे का क्या हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में एकनाथ रानडे के जन्म शताब्दी समारोह में शरीक हुए। आरएसएस से जुड़े रहे रानडे कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद केंद्र के संस्थापकों में से एक थे। पीएम मोदी ने एकनाथ रानडे को प्रेरणा स्रोत बताया और कहा कि उनके साथ काम करने का उन्हें सौभाग्य मिला है। पीएम मोदी ने कहा, रानडे एक जीवन एक मिशन के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा के रावल गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया। यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि राधा का जन्म यही हुआ था। हेमा मालिनी खुद भगवान कृष्ण की भक्त हैं और ये गांव गोद लेकर वो काफी उत्साहित हैं। अगले सरकार में परिवहन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने इस बात से इनकार किया कि वो अपने परिवार के साथ ब्राजील गए थे। ब्राजील से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्होंने इस मामले पर सफाई दी। स्टडी टूर के नाम पर वो ब्राजील गए थे। आरोप लग रहे हैं कि सरकारी खर्चे पर उनका परिवार भी उनके साथ गया था। महाराष्ट्र के विरार में एक गांव से 9 फीट लंबा अजगर मिला। घर के अंदर अजगर मिलने से लोगों में खलबली मच गई। लोग इसे मारने की फिराक में थे, लेकिन तब तक खबर पाकर सर्प मित्र मौके पर पहुंच गए। अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने चूहों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज कराने वाला कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है। दरअसल सुखदेव नगर थाने में 18 साल से जमा अहम फाइलों को चूहों ने कुतर कर बर्बाद कर दिया। इसमें वो फाइलें भी शामिल हैं जिनका मामला कोर्ट में चल रहा है। अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने की पुलिस ने चूहों को अपराधी बना डाला। रांची रेंज के डीआईजी ने फाइलें नष्ट होने के मामले को गंभीर मानते हुए इसकी जांच के आदेश दिए। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच कर रही मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। बीसीसीआई से लेकर आईसीसी की इस बेहद कड़ी नजर है, क्योंकि आईसीसी चीफ एम श्रीनिवासन के दामाद मय्यप्पन आरोपी हैं। इसके अलावा एक्टर बिंदु दारा सिंह पर भी मय्यप्पन के साथ सट्टा लगाने का आरोप है। भारतीय टीम के लिए खेल चुके एस श्रीसंत समेत कई खिलाड़ियों पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप हैं।